माँ भारती को नमन। कुमार वंशम ऑनलाइन क्लासेज में मैं राजेश शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मंजिल तो नज़र आती थी मगर दूर था किनारा, हवाओं से पूछा करते थे क्या है हाल हमारा। प्यारे बालकों, आज आपको हवाओं से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम आए हैं आपके बीच और लेकर के आए हैं धड़ाधड़ हिंदी। धड़ाधड़ हिंदी में आप लोग जानोगे पर्यायवाची, लोकोक्ति, मुहावरे, शब्दयुग्म, तत्सम, तद्भव, देशज आदि शब्दों को जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पर हम चांदनी शब्द को जानते हैं। तो आइएगा कि हम चांदनी से पहले हम चंद्रमा के पढ़ते हैं। पढ़ा जाता है चंद्रमा। ये लीजिएगा चंद्रमा। तो देखिएगा चंद्रमा के कौन कौन से पर्यायवाची हमको पढ़ने हैं। हमें पढ़ना होगा कि राकेश की बीवी, क्या पढ़ना है? राकेश की बीवी। अब ये राकेश की बीवी है। जो राकेश की बीवी है वो कौन है? रानी है। कौन है भाई? रानी है। कि राकेश की बीवी और वो रानी है, उस रानी का नाम क्या है? रजनी। बोलो क्या नाम है? रजनी। राकेश की बीवी है, वो रानी है, वो रजनी है। सू करके, यानी कि सू करके, सू करके कक्षा में ही सोई। कक्षा में ही सोई। इस प्रकार से पढ़ना है कि रानी छवि, राकेश की बीवी रानी रजनी, राकेश की बीवी रानी रजनी सुसु करके कक्षा में ही सोई। ये पंक्ति आपको अच्छे से समझ में आ गई है। इससे बनने वाले पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? देखिएगा, कुमार वंशम ऑनलाइन क्लासेज आपके लिए पढ़ा रहा है चंद्रमा के पर्यायवाची, और चंद्रमा के पर्यायवाचियों में पहला शब्द पढ़ा रहा है राकेश। बोलिए, राकेश किसका मायना हो गया? राकेश चंद्रमा का मायना हो गया। अब राकेश चंद्रमा का मायना हो गया तो फिर बात वी पे आती है। देखो, वी का मतलब होता है विभु। बोलो भाई, क्या होता है? विभु। तो विभु मानी कौन हो गया? चंद्रमा। अच्छा, इसके बाद में यहां पर ये वी लिखा है, तो इस वी का मतलब आपको विभाकर समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? विभाकर। अब यहां पर दो बातें समझ में आनी चाहिए आपको कि जो आप ये विभाकर पढ़ रहे हो, माना कि यहां पर आप विभाकर पढ़ रहे हो, है ना? विभाकर। और विभाकर का मतलब क्या हो गया है? चंद्रमा। क्या हो गया है भाई? चंद्रमा। विभाकर मानी चंद्रमा। मान लीजिएगा यहां पर प्रभाकर आ गया। क्या आ गया भाई? प्रभाकर। तो प्रभाकर मानी क्या होता है? सूर्य। प्रभाकर मानी सूर्य। विभाकर मानी चंद्रमा और प्रभाकर मानी सूर्य। इसी प्रकार से आप यहां राकेश पढ़ रहे हो तो आपको पता है राकेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? राका प्लस ईस है। राका प्लस ईस तो बराबर इनका गुण हो जाएगा, तो बन के क्या आ जाएगा? राकेश बन जाएगा। तो इसमें संधि कौन सी हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। अब आप यहां पर ये जान रहे हैं क्या? राका क्या है? राका। राका किसको कहते हैं? समझिएगा कि राका किसको कहते हैं। वह स्त्री जिसको पहली बार रजो दर्शन हुआ हो, है ना? वह स्त्री जिसको या जिसे पहली बार, वह स्त्री जिसे पहली बार रजो दर्शन हुआ हो। रजो दर्शन हुआ हो, हुआ हो, ये इसका अर्थ हो गया। वह स्त्री जिसको पहली बार रजो दर्शन हुआ हो वो क्या कहलाती है? राका कहलाती है। अच्छा, राका आपने पूर्णिमा की चांद को भी पढ़ा होगा। तो जो पूर्णिमा की चांद होती है, पूर्णिमा की रात होती है, पूर्णिमा की रात, पूर्णिमा की रात, तो जो पूर्णिमा की रात होती है, पूर्णिमा की रात को भी क्या कहा जाता है? पूर्णिमा की रात को राका कहा जाता है। शूर्पणखा जो थी, शूर्पणखा की माता का नाम जो था, शूर्पणखा की माता का नाम भी राका ही हुआ करता था। ये बात आपने पढ़ ली है। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं राकेश। राकेश किसका हो गया? चंद्रमा का। वी से क्या बन गया? विभु।
और वी से क्या बन गया, विभाकर। विभाकर मानी चंद्रमा और प्रभाकर मानी सूर्य। ये दोनों क्या बन जाते हैं, शब्द युग्म। देखो ये दोनों क्या बन जाते हैं, ये दोनों शब्द युग्म बन गए। इतना समझ में आया आपको, शब्द युग्म। अच्छा, यहां पर जो आप ये रानी पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, रानी। इस रानी में रा का मतलब आपको समझना है, रा का पति। रा का पति, ये किसके पति हैं, रा का पति के हैं, क्योंकि राकेश का संधि विच्छेद रा का होता है और यहां रा का पति, पति स्वामी को कहते हैं। तो जो रात के स्वामी हैं, जो पूर्णिमा की रात के स्वामी हैं, वो रा का पति कहलाए। अच्छा, यहां पर जो ये नी लिखा हुआ है, नी, इस नी का मतलब होता है निशानाथ। निशानाथ, ये तो आप जानते ही है ना कि निशा किसको कहते हैं, निशा रात को कहते हैं, है ना। तो ये रात के भी स्वामी हैं, निशानाथ। अच्छा, यहां पर आप ये रजनी तो जानते ही है ना, रजनी। रजनी किसको कहते हैं, रात को, चांदनी रात को रजनी कहते हैं। तो रजनी समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसके बाद में हम यहाँ पर सु पढ़ रहे हैं और ये वाला सु पढ़ रहे हैं। अच्छा, एक सु का मतलब तो आपको सुधांशु लेना है और दूसरे का सुधाकर लेना है। एक जगह तो क्या पढ़ना है, सुधांशु, ये सुधांशु हो गया है, और दूसरे का मतलब क्या पढ़ना है, सुधाकर, सुधाकर। अच्छा, यहां पर ये आप सुधा पढ़ रहे हो ना, सुधा, तो सुधा का मतलब होता है अमृत। सुधा का मतलब क्या होता है, अमृत। अच्छा, कर, ये कर का मतलब समझिएगा। देखो कर, कर मानी होता है हाथ, कर मानी हाथ। अच्छा, कर मानी होती है किरण, कर मानी किरण। एक बात और जानो कि जो हाथी की सूंड होती है, हाथी की सूंड, हाथी की जो सूंड होती है, हाथी की सूंड को भी क्या कहते हैं, कर कहते हैं। अच्छा, आपने टैक्स के बारे में सुना या नहीं कि टैक्स कर यानी कि उपकर जिसको बोलते हैं, उपकर, है ना, जिसको टैक्स बोलते हैं, इसको भी हम क्या कहते हैं, कर कहते हैं। तो कर मानी हाथ हो गया, कर मानी किरण हो गया, कर मानी हाथी की सूंड हो गई, और उपकर मानी टैक्स हो गया, उसको भी कर ही कहते हैं, है ना। अच्छा, यहां पर अगर आपने इस कर के आगे के और लगा दिया, करक, कर के आगे क्या लगा दिया, करक, तो कर के आगे करक लगाने से ये बन जाता है करक, और करक मानी होता है ओला। जो ओला वृष्टि होती है ना, बादलों से जो ओले गिरते हैं, ओले, इन ओलों को क्या कहा जाता है, करक, है ना। तो आपने एक पंक्ति भी पढ़ी होगी कि करक निपातेन मदिया कृषि विनिष्टा जायते, ओले गिरने से मेरी खेती नष्ट हो गई, है ना। तो ये करक मानी ओला होता है, ठीक है भाई। अच्छा, यहां पर करके से कुछ नहीं बनेगा, करके से कुछ नहीं बनेगा। फिर एक बात जानो, आप यहां पे कक्षा पढ़ रहे हो, कक्षा, तो कक्षा में जो के आया है, के का मतलब तो कलानाथ, और छा का मतलब छपाकर, है ना। तो के का मतलब क्या समझना है, कलानाथ। बोलो क्या पढ़ना है भाई, कलानाथ। और छा का मतलब क्या है, छपाकर, है ना। ये छपाकर पढ़ना है, क्योंकि छपा रात्रि को कहते हैं, है ना। इसके बाद में मयंक और मेहताब, है ना। तो यहां पर आपको मे का मतलब पढ़ लेना है। मे का मतलब एक तो क्या पढ़ लेना है, मयंक, और दूसरा क्या पढ़ लेना है, मेहताब। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, मयंक भी इंपॉर्टेंट है और मेहताब भी मोस्ट है। तो बराबर यहां पर मयंक किसको कहा है, चंद्रमा को, और मेहताब, मेहताब भी किसको कहा है, चंद्रमा को कहा है। अच्छा, उसके बाद में ही लगाए, ही, तो हिमकर पढ़ा होगा, हिमांशु पढ़ा होगा, हिमकर और हिमांशु। तो यहां इस ही का मतलब आपको हिमांशु पढ़ लेना है, क्या पढ़ लेना है, हिमांशु। सुधांशु अलग है, हिमांशु अलग है, और इसका मतलब क्या पढ़ लेना है, हिमकर। बोलो हिमकर मानी चंद्रमा होता है। अच्छा, यहां पर अगर हिम को अलग कर दें तो हिम मानी होती है बर्फ, हिम मानी क्या होती है, बर्फ, और कर का मतलब आप लोग देख ही चुके हैं। अच्छा, सो का मतलब क्या समझ रहे हो, तो देखो सो का मतलब आपको सोम और इंदु समझना है। शो का मतलब तो क्या समझना है, सोम, और इस ई का मतलब क्या समझना है, इंदु, इंदु मानी चंद्रमा। सो का मतलब सोम और ई का मतलब क्या समझना है, इंदु, इंदु मानी चंद्रमा। ठीक भाई, ये आपने पढ़ लिया है। देखो चंद्रमा के पर्यायवाची पढ़ रहे हो, जिसमें राकेश, विभु, विभाकर, राकापति, निशानाथ, रजनी, सुधांशु, सुधाकर, कलानाथ, छपाकर, मयंक और मेहताब, और हिमांशु। ये हिमांशु पढ़ना है, हिमांशु, हिमकर, सोम,
और इंदु, है ना, ई छोटा बना दो, ये क्या बन जाएगा, इंदु, ये इंदु बन जाएगा। चलो इतना आपने पढ़ लिया। अब यहां पर और पढ़िए, और क्या पढ़ना है आपको, जैसे एक और बनता है इसका चंद्र, चंद्र बोल दीजिएगा, और चंद्र नहीं बोलना चाहते तो क्या बोल दीजिएगा, चांद। ये जो चंद्र और जो चांद होते हैं ये भी किसके होते हैं, चंद्रमा के होते हैं। कभी आपने शशि सुना है कि शशि, शशि, ये शशि जो शब्द होता है ना, ये शशि शब्द भी किसका मायना होता है, चंद्रमा का मायना होता है। क्या आपको वाकई में समझ में आ रहा है? अगर वाकई में समझ में आ रहा है ना, तो आपको एक बार बस सब्सक्राइब कर देना है, और सब्सक्राइब करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपकी। ऐसे समझो कि घर की जिम्मेदारी ले ली। इट मींस आपने सब्सक्राइब करने का मतलब क्या समझा है कि चंद्रमा याद हो गया, और चंद्रमा याद हो गया तो धड़ाधड़ हिंदी भी याद हो गई, और धड़ाधड़ हिंदी याद हो गई तो बस नौकरी कितनी सी दूर है। उठाइए उठाइए अंगूठा और दबा दीजिएगा एक बार बेल आइकन को, और दबा दीजिएगा, है ना। यहां पे कह रहा है शशि चंद्रमा को कहते हैं, अरे चंद्रमा को ही तो कहते हैं। फिर एक बात और बताइएगा मुझे, शशांक सुना है क्या, शशांक, और जो ये शशांक होता है, ये शशांक भी किसको कहते हैं, चंद्रमा को ही कहते हैं। अच्छा एक बात और बताइएगा, तुमने कभी कभी है ना एक शब्द और सुना होगा, शशक, क्या पढ़ा होगा भाई, शशक। अच्छा मुझे इतना बताओ कि आप लोग अगर यहां पर शशक पढ़ रहे हो, शशक, एक आप क्या पढ़ रहे हो, शशांक, क्या पढ़ रहे हो, शशांक पढ़ रहे हो, है ना। अब ये दोनों पढ़ लिए आपने, शशंक भी पढ़ लिया और शशांक भी पढ़ लिया, और ससाद और याद आ रहा है मेरे को, ससाद यानी कि सैसाद, ये ससाद बन गया। अच्छा मुझे बताओ कि शशक मानी क्या होता है, खरगोश, खरगोश, इसको शशक बोल दीजिएगा चाहे शशंक बोल दीजिएगा, एक ही बात है, शशंक का ना, तो शशंक भी इसको पढ़ा जाता है। अच्छा शशांक क्या पढ़ रहे हो आप लोग, शशांक चंद्रमा को पढ़ रहे हो, तो यहां क्या नोट कर दोगे, चंद्रमा, ये लीजिएगा आपने चंद्रमा नोट कर दिया। अच्छा ससाद याद आ रहा है क्या आपको, ससाद देखा होगा आपने, बाज पक्षी, जो बाज पक्षी होता है ना, बाज पक्षी, ये जो बाज पक्षी होता है, इस बाज पक्षी को भी क्या कहा जाता है, बाज पक्षी को क्या कहा जाता है, ससाद कहा जाता है। अब बताओ आपको ये कितना समझ में आया, वाकई में समझ में आया होगा। अगर वाकई में समझ में आया है तो कुमार बंसम ऑनलाइन क्लासेज अब इसी राम कहानी को किसके साथ जोड़ देगा, मुहावरों के साथ जोड़ देगा। चलो मैं जोड़ने की कोशिश करता हूं। आप जो यहाँ पे चंद्रमा पढ़ रहे हो, इस चंद्रमा को मैं किसके साथ जोड़ रहा हूं, मुहावरों के साथ जोड़ रहा हूं। एक बार आप इसका बड़े प्रेम से स्क्रीनशॉट लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में बने रहिए आगे इसी में। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेने के बाद में हम इसको कहां मोड़ देंगे, मुहावरे, अर्थात हम मुहावरों से जोड़ देंगे, और मुहावरे किसके पढ़ाएंगे, चंद्रमा। ऐसे कितने मुहावरे होते हैं जिनमें चंद्रमा का प्रयोग होता है, तो चंद्रमा का प्रयोग करने के लिए हम इसमें मुहावरों को पढ़ेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। स्क्रीनशॉट लेने के लिए धन्यवाद। आप कुमार बंसम ऑनलाइन क्लासेज में बने रहे, इसके लिए बहुत धन्यवाद। अब इस चंद्रमा को हम मुहावरों से जोड़ देते हैं। देखो मुहावरों से कैसे जोड़ेंगे। वाकई में आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है, ये क्लास पसंद आ रही है, तो एक अंगूठा तो बनता है। चलिए पढ़ते हैं आगे और जोड़ देते हैं इसको मुहावरों के साथ। आपने चंद्रमा के मुहावरे पढ़ना चाहा, किसके भाई, चंद्रमा के। और चंद्रमा के क्या पढ़ रहे हो दोस्त, मुहावरे। पढ़िए एक मुहावरा जो कि आपको सबसे पहले पढ़ना है, और उस मुहावरे का नाम है चांद पर थूकना। क्या भाई, चांद पर थूकना। पढ़िए चांद पर थूकना।
आपने ये मुहावरा कई बार पढ़ा होगा, खूब पढ़ा होगा, बार बार पढ़ा होगा। चांद पर थूकना। चांद पर थूकने का मतलब है कि चांद पे कभी थू ऐसे नहीं थूका जाता, लेकिन चांद पर थूकने का मतलब यहां पे चांद का मतलब लिया है उच्च व्यक्ति को, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है। और अगर आप, चांद तो प्रतिष्ठावान है, चांद तो बहुत इज्जतदार है, अगर आप उस इज्जतदार व्यक्ति पर थूक रहे हो तो चांद पर थूकना हो गया। इसका मतलब बड़े लोगों पर कलंक लगाना। यहां पर जो ये चांद पर थूकना मुहावरा है, इसका अर्थ है कि किसी महान व्यक्ति को कलंकित करना, किसी महान को कलंकित करना, किसी महान को कलंकित करना। क्योंकि चांद को आप कलंकित कर रहे हो थूक करके, तो चांद का मतलब प्रतिष्ठित से होता है कि आप प्रतिष्ठित व्यक्ति को कलंकित कर रहे हो। अच्छा, दूसरा मुहावरा पढ़िए। एक जो दूसरा मुहावरा है, चांद पर धूल डालना, ये पढ़ा है क्या आपने? खूब पढ़ रखा है। चांद पर धूल डालना, चांद पर धूल डालना मुहावरे का अर्थ है। मुझे इतना सा बता दो कि अभी मैं बात कर रहा था चांद पर थूकना, और चांद पर आप थूक नहीं रहे हो तो चांद पे धूल डाल रहे हो। जब चांद पे धूल डाल रहे हो तो कलंकित तो वही हो रहा है ना भाई। धूल किस पर डाली जाती है? क्या यार, तूने मेरी बात की धूल कर दी है ना, तूने मेरी बात धूल में मिला दी। इसका मतलब रफे दफे, मामला खराब, मामला गड़बड़, कुल मिलाकर के कलंकित हो गया है ना। तो यहां पर जो ये दूसरा शब्द है, दूसरा मुहावरा है कि चांद पर धूल डालना, तो चांद पर धूल डालने का मतलब है किसी निर्दोष पर कलंक लगाना। मैंने वही कहा है, किसी निर्दोष पर, किसी निर्दोष पर कलंक लगाना, कलंक लगाना, किसी निर्दोष पर कलंक लगाना। ये आपने पढ़ लिया होगा। अब मेरे को एक बात याद आ रही है, सोचना समझना तब मन में बैठाना। चांद पर थूकना और चांद पर धूल डालना, इनका अर्थ देखना भाई। किसी महान को कलंकित करना, कलंकित हो रहा है, और यहां भी क्या हो रहा है? कलंकित हो रहा है। कोई महान हो रहा है ना, और यहां भी निर्दोष हो रहा है ना। तो जो निर्दोष होता है वो महान होता है, ये आप मानते हैं। तो यहां पर जो ये महान और निर्दोष समानार्थी हैं, ये कलंकित और ये कलंक समानार्थी हैं। तो बराबर मुझे इतना सा बता दो कि ये दोनों जो मुहावरे हैं, ये दोनों मुहावरे समानार्थी मुहावरे हुए कि नहीं? समानार्थी मुहावरे। मुझे तो ये ऐसा ही लग रहा है कि दोनों कैसे मुहावरे हैं? समानार्थी मुहावरे हैं। काश मैं ये पूछ उठूं कि चांद पर थूकना मुहावरे का समानार्थी मुहावरा है, तो बताओ समानार्थी मुहावरा कौन सा है? तो यहां पर उत्तर आ जाएगा चांद पर धूल डालना, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपको मुहावरा पढ़ना है, चंद्रमा से संबंधित, चांद पर बाल ने छोड़ना, यानी कि चांद पर बाल ने छोड़ना, चांद पर बाल ने छोड़ना। भैया ये तो बहुत अच्छा है ना। अगर गलत काम करोगे तो चांद पर बाल नहीं मिलेंगे आपको। अब चांद का मतलब क्या है? चांद क्या है? चांद का मतलब वो चंद्रमा नहीं लेकर के, वो सबसे ऊंचा है। तो अपने शरीर रूपी जो चांद है भाई, देखो चंद्रमा की अगर आप बात करते हो, आकाशीय चंद्रमा है ना, तो वो सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। अब अपना जो शरीर है, शरीर में सबसे ऊंचा क्या है? ये चंद्रमा, ये वाला चंद्रमा है। तो यहां पर जो चांद का अर्थ लिया है ना, वो ये वाला चांद लिया है, ये वाला सिर। अब चांद पर बाल नहीं छोड़ना, भाई बाल कहां होते हैं? चांद पर होते हैं, सिर पर होते हैं, यहां होते हैं। तो बराबर इतने जूते मारे गए उसके कि उसके सिर पे एक भी बाल नहीं रहा। तभी तो ये कहा है ना कि अगर कोई गलत काम करोगे तो चांद पर बाल नहीं मिलेंगे। कुल मिलाकर के इसके चांद के बाल उड़ा दो। कुल मिलाकर यही तो कह रहा है, चांद पर बाल नहीं छोड़ना, सिर पर खूब जूते मारना। अर्थ आ जाएगा, सिर पर खूब जूते मारना, सिर पर खूब जूते मारना। कैसा लग रहा है? याद हो रहे ना? याद होंगे, अभी और होंगे। बस आप मन से तन से पढ़ते रहिएगा और अभी आप अगले मुहावरे की ओर बढ़ोगे। और अगला मुहावरा क्या है? अगला मुहावरा है ईद का चांद होना। अरे ये तो खूब पढ़ रखा है आपने भाई।
ईद का चांद होना, ईद का चांद होना। बोलो, चंद्रमा से रिलेटेड आपने मुहावरे देख रहे हो, पर्यायवाची पढ़ लिए, अनेकार्थी पढ़ लिए, शब्द युग्म पढ़ लिए, इस प्रकार से आपने कई सारे शब्द पढ़े हैं। तो बराबर यहां पर ईद का चांद होना, ईद का चांद होना क्या है? ईद का चांद। भैया मुझे एक बात बताओ कि एक महीने में चांद रोजाना निकलता है और रोजाना आप देखते हो, यदि वही चांद ईद के दिन निकले तो मैं मानता हूं कि ईद तो साल में 2 ही बार पड़ती है। अब जो साल में 2 बार पड़ता है और उसी दिन चांद निकलता है, तो बराबर काफी दिनों के बाद निकल रहा है। अब ईद का चांद होना, काफी दिनों के बाद निकल रहा है चांद, तो चांद एक तो रोजाना निकलता है, लेकिन ईद का चांद साल में 2 ही बार दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर के ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है। अब बताओ, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है कभी कभी दिखना। ये लो, कभी कभी दिखना। जो कभी कभी दिखाई देता है वही क्या होता है? ईद का चांद होता है। तो आप लोग यही तो कहते हो आजकल तो यार बहुत ज्यादा ईद का चांद हो रहा है, कभी कभी दिखता ही नहीं है। इसके बाद में अगला मुहावरा याद आ रहा है। अगला मुहावरा कह रहा है 4 चांद लगाना। वाह, क्या गजब का मुहावरा बनाया रे। 4 चांद होना, 4 चांद होना, है ना। आज तो तेरी जिंदगी में 4 चांद लग गए भाई, तेरे लॉटरी निकल गई भाई, है ना। तो 4 चांद लगना, ये तो मैं मानता हूं कि उन्नति का प्रतीक हो गया, है ना, संवरने का प्रतीक हो गया। तो बराबर यहां जो आप मुहावरा देख रहे हो, 4 चांद होना, 4 चांद लगना, है ना, 4 चांद होना, और इसको आप लगना भी तो कह सकते हो, 4 चांद लगना। 4 चांद होने का मतलब है प्रसन्न होना, है ना, और ये 4 चांद लगने का मतलब होता है लाभ ही लाभ होना, लाभ ही लाभ होना, लाभ ही लाभ होना। तो 4 चांद होना मुहावरे का अर्थ है लाभ ही लाभ होना। मेरा कहने का मतलब है कि कुमार वंशम ऑनलाइन क्लासेज धड़ाधड़ हिंदी में आपको चंद्रमा के पर्यायवाची पढ़ा रहा है, चंद्रमा के अनेकार्थी पढ़ा रहा है, चंद्रमा के मुहावरे पढ़ा रहा है, चंद्रमा से रिलेटेड वॉक्यूबलरी में जो तत्सम और तद्भव और अनेकार्थी एकार्थी बनते हैं वो भी पढ़ा रहा है। अब मैं मानता हूं कि आप कुमार वंशम ऑनलाइन क्लासेज में इतनी देर बने रहे, इसलिए कुमार वंशम ऑनलाइन क्लासेज धड़ाधड़ हिंदी में आपको ये लेकर के आया है, और आगे भी अपने वीडियो अपलोड होते रहेंगे, देखते रहिएगा। कुमार वंशम ऑनलाइन क्लासेज के साथ धड़ाधड़ हिंदी आज की कक्षा में इतना ही। शुभ दिन, आज का दिन मंगलमय हो।